हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी लास्ट लेक्चर में आपको मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हेनरी फेउल का साइंटिफिक मैनेजमेंट था, वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। ओके, उसको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए भी काम का है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं आपको। ओके, आज आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट नंबर 1, इस दो पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है तो आप उससे फैमिलियर हो। कौन सा है तो एफ वाई में जो आप पढ़ के आए हो वो फेउल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक है? फेउल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेउल के प्रिंसिपल्स। ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस वाई बी कॉम में भी 15 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, घना वर्षों पूछाई, घना वर्षों एस वाई बी कॉम में अपन पूछाई होगा। क्लियर? चलो देखते हैं। हेनरी फेउल, किसकी बात करेगी आज? हेनरी फेउल। ध्यान रखना, हेनरी फेउल वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फेउल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखो, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी एंड रिच टू द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर। ध्यान रखना, उन्होंने उनका कैरियर एक कोल माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर स्टार्ट किया था। इंजीनियर की पोस्ट थी, मैनेजमेंट की कोई डिग्री नहीं थी, बट उन्होंने अपने प्रिंसिपल बनाने के लिए या कंपनी की पोजीशन को चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल बनाए और अपने प्रिंसिपल के थ्रू वो मैनेजमेंट डायरेक्टर बन गए डायरेक्ट। हो रहा है कि नहीं? क्लियर? क्लियर? ही हैज ऑफर्ड सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए, सर्टेन प्रिंसिपल दिए, टोटल 14 प्रिंसिपल दिए। ऑल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में उसको अभी अप्लाई करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। होगा क्लियर? चलो आगे का टॉपिक कौन सा है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बराबर है। इसमें से एमसीक्यू 110% आपको आएंगे। ओके, फेउल्स has divided all the activity of industrial organization into following 6 groups। फेउल ने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को 6 ग्रुप्स में क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। ध्यान रखना, तो उसमें से फर्स्ट टॉपिक है कौन सा? तो टेक्निकल। कौन सा है? टेक्निकल। टेक्निकल मीन्स क्या? विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। टेक्निकल एक्टिविटी मीन्स क्या होगा कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, मीन्स प्रोडक्शन સાથે રિલેશન છે। બીજું આપેલું છે તમને અંદર કોમર્शियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? कॉमर्शियल एक्टिविटी। कॉमर्शियल एक्टिविटी मीन्स कौन सी होगी? बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज। किसके साथ रिलेशन होगा उसका? ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चीज अगर बाय करना है, सेल करना है, एक्सचेंज करना है, उसके साथ रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे कॉमर्शियल एक्टिविटी। थर्ड टॉपिक फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी मीन्स क्या है? तो विच आर रिलेटेड विथ रेजिंग द फंड एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ फाइनेंस। ध्यान रखना, मीन्स कंपनी ने काम કરવા માટે ફાઇનાન્સની જરૂર પડશે તો એ ફાઇનાન્સ ક્યાંથી કંપની રેઝ કરશે, ક્યાંથી કંપની ફાઇનાન્સ મેળવશે, और फाइनेंस रेज करने के बाद उसका ऑप्टिमम यूज कैसे करना है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलेंगे। फोर्थ वन इज अकाउंटिंग एक्टिविटी। अकाउंटिंग एक्टिविटी मीन्स विच आर रिलेटेड विथ अकाउंटिंग रेकॉर्ड, कॉस्टिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। अकाउंट मीन्स कंपनी માટે બધા બહુ જાતના અકાઉન્ટ્સ બનતા હોય, કંપનીએ પોતાના અકાઉન્ટ રેકોર્ડ બહાર બી પાડવા પડે। મીન્સ અકાઉન્ટ જે કોસ્ટ છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા છે, આ બધી વસ્તુ માટે જે અકાઉન્ટન્ટ કામ કરતા હોય તેને અકાउंटिंग एक्टिविटी કહેવાય। फिफ्थ है सिक्योरिटी। कौन सा है फिफ्थ टॉपिक? सिक्योरिटी। ध्यान रखना, विच इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी में क्या करेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन मीन्स क्या कि जो कंपनी में एम्प्लॉय होगा ना, तो उनकी प्रोटेक्शन करने का काम, और कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उनकी प्रोटेक्शन करने का काम, उसको बोलेंगे सिक्योरिटी एक्टिविटी। एंड सिक्स टॉपिक है कौन सा? मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजरियल एक्टिविटी में तो आपको पता ही होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सॉरी कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग आएगा, जो भी आप पढ़ने वाले हो पूरा आगे। क्लियर? तो हेनरी फेउल ने ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी थी उनको टोटल 6 एरिया में डिवाइड कर दिया है। कौन से 6 टोटल एक्टिविटीज है? तो सबसे पहली है टेक्निकल एक्टिविटी, सेकंड है कॉमर्शियल, थर्ड है फाइनेंशियल, फोर्थ है अकाउंटिंग, फिफ्थ है कौन सा? सिक्योरिटी, और 6 है मैनेजरियल एक्टिविटी। ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। ये जो 6 एक्टिविटी है उसमें से 101% आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, ध्यान रखना है। होगा क्लियर?
चलो आगे जाते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए, जो टोटल 14 प्रिंसिपल दिए, उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल उसका क्या था? तो सबसे पहला प्रिंसिपल उसका है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। कौन सा टॉपिक है? डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कामनी वेचणी करवी एंड स्पेशलाइजेशन। ध्यान रखना, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट टू गेट मोर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क विद द सेम एफर्ट्स अ मैनेजर शुड अप्लाई डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपके एम्प्लॉय के पास से मोर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क विद द सेम एफर्ट निकलवाना है तो कंपलसरी आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना ही पड़ेगा। सो वर्कर विल गेट स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क किया उससे क्या होगा? वर्कर की स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। दिस, चलो ध्यान रखना, डिवीजन ऑफ वर्क का एग्जांपल दे देता हूँ। समझो कि हम लोग सालों से थियरी ही पढ़ाते हैं और आपके अकाउंट के लेक्चरर है वो सालों से क्या करते हैं? अकाउंट ही पढ़ाते हैं। दैट मीन्स व्हाट? डिवीजन ऑफ वर्क 6 सब्जेक्ट को है, जो सॉरी टोटल 7 सब्जेक्ट है, टोटल 7 सब्जेक्ट को क्या किया है? डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स डिवाइड किया है। जिसके पास जो क्वालिटी है वही सब्जेक्ट वो पढ़ेगा तो उसकी एफर्ट क्या होगी? ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं? અને દરેક વર્ષે એકનું એક જ ભણાવવાનું, તેનું સ્પેશિયલાઇઝેશન બનાવી ગયા અને બધું જ ખબર હોય કયું ક્યારે પૂછાશે, ક્યારે નહીં પૂછાય, શેમાંથી એમસીક્યુ પૂછાશે, શેમાંથી એમસીક્યુ નહીં પૂછાય। તો આ જ ફોર્મ્યુલા કંપનીએ પણ કરવાની છે। કંપનીમાં તો ઘણા બધા કામ હોય, ઢગલો કામ હોય, બરાબર? તો બધા કામ કરવા માટે સ્પેશિયલાઇઝ પર્સન જ જોઈએ અને એ વ્યક્તિ એ જ કામ કરશે। પહેલાં આવું નહોતું। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड की मैनेजमेंट थी वहाँ पैसा नहीं था। क्लियर? डिवीजन ऑफ वर्क जैसा कुछ था, जे काम ना करतु हो तो यहाँ काम करवाना चालू कराई देता था। ओके, ध्यान रखना, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड बेनिफिट। डिवीजन ऑफ वर्क हुआ तो उससे क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहले इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ वर्क हुआ उससे। आगे बेटर क्वालिटी की आपको वर्क मिलेगी, बेस्ट क्वालिटी की वर्क मिलेगी और वो भी लो कॉस्ट में मिलेगी। कौन से कॉस्ट में? लो कॉस्ट में। किसके लिए? किसके थ्रू हुआ वो? डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन हुआ। इसके लिए आपको प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती दिखेगी, उसके पास से बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क मिलेगा, लो कॉस्ट में मिलेगा। होगा क्लियर? तो ये आपका कौन सा टॉपिक? डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। होगा क्लियर? चलो आगे देखो, सेकंड टॉपिक है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा टॉपिक है? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। બંને એક સિક્કાની બે બાજુઓ કહેવાય। બંને વસ્તુ एक सिक्काની બે बाजुओं की भाई। मीन्स जहाँ पे ऑथोरिटी होगी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ पे कंपलसरी ऑथोरिटी भी आपको देखने ही मिलेगी। समझना, ध्यान रखना फ्रेंड्स। इफ ऑथोरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर मे बी मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी। समझो कि ऑथोरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो जनरली एम्प्लॉय क्या करेगा? ऑथोरिटी का मिसयूज करेगा। होगा क्लियर? If authority is less than responsibility, he cannot complete the work. Simple चीज है। authority is less than responsibility, तो फिर जनरली एम्प्लॉय काम करेगा नहीं। मीन सिंपल चीज है, वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकेगा। क्यों? काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी है बट ऑथोरिटी तो आपने दी ही नहीं है, तो काम कंप्लीट इजीली होगा नहीं। मीन्स ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में बैलेंस चाहिए। બંને એક સરખી હોવી જોઈએ। જ્યાં ઓથોરિટી હોય ત્યાં રિસ્પોન્સિબિલિટી આપવી જ જોઈએ, જ્યાં રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય ત્યાં ઓથોરિટી આપવી જ જોઈએ। એના વગર ચાલશે નહીં। होगा क्लियर? चलो आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक नंबर 3 है आपका। कौन सा है टॉपिक नंबर 3? तो टॉपिक नंबर 3 है डिसिप्लिन। कौन सा टॉपिक है? डिसिप्लिन। ध्यान रखना, डिसिप्लिन रिफर्स टू द ओबीडिएंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन for the smooth function of organization. The worker should follow the organization norms. ध्यान रखना, डिसिप्लिन मीन्स क्या? कंपनी ने अपने वर्कर के लिए या एम्प्लॉय के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए होते हैं, उसको फॉलो करना और उसको फॉलो करवाना, उसको बोलेंगे डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल देता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि समझो कि कंपनी में बोर्ड लगा है कि नो स्मोकिंग, तो फिर वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करना है। राइट? ये दूसरा जनरली कॉमन होता है कि कंप्लीट टाइम पे आ जाना। ओके, वो भी एक डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है।
उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी ने बहुत सारे वेज निकाले हुए, समझो कि एक मंथ में अगर आप 3 बार लेट हुए, एक मंथ में अगर 3 बार लेट हुए, फिर फोर्थ टाइम तो चलेगा, फोर्थ टाइम पे आप लेट हुए, 5 मिनट भी लेट हुए, तो फिर आपकी सैलरी कट जाएगी। सैलरी मीन्स वो इसकी फोर्थ डे की, हाफ डे की सैलरी वो काट लेंगे। वो डिसिप्लिन के प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वैसे ही कंपनीने दूसरा एक कंपनी एम्प्लॉयीना માટે નેગેટિવ થયું સમજો, પણ પોઝિટિવ બતાવો કે તમે આખો મહિનો બધા જ પ્રકારની ડિસિપ્લિનને ફોલો કરી ફૂલ અટેન્ડન્સ આપી તો પછી તમારે સેલેરી પ્લસ 500 રૂપીસ કાં તો 1000 રૂપીસ ઇન્ક્રીમેન્ટ આપે। સેલેરી તો જે નક્કી હોય તે આપે જ, પણ તમે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરે, ડિસિપ્લિન ફોલો કરીને તો એ તમને વધારે પડતો 500 રૂપિયા કે 1000 રૂપિયા સેલેરી આપશે। होगा क्लियर? होगा ना क्लियर? फोर्थ टॉपिक देखो कौन सा है, यूनिटी ऑफ कमांड। कौन सा टॉपिक है? यूनिटी ऑफ कमांड એટલે હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત। ધ્યાન રાખજો, there should be one boss, every subordinate should receive order and instruction only from one superior। બરાબર? એક કામ કરવા માટેનો એક જ સુપીરિયર હોવો જોઈએ કે એક જ બોસ હોવો જોઈએ? ધ્યાન રાખજો, એક કામ કરવા માટેનો એક જ સુપીરિયર અથવા તો એક જ બોસ હોવો જોઈએ। બરાબર? જો સમજો કે તમને પીઓએમ ભણાવવાલા 4 યુનિટના 4 ટીચર હોય તો શું થશે? કોર્સ તો ફટાફટ પૂરો થઈ જશે, નો ડાઉટ, પણ 4 ભેગા થઈને ટેસ્ટ લેવા આવશે ત્યારે શું થશે? તમારું હોગા કે નહીં? મીન્સ ઘણા બધા બોસ હશે તો એમ્પ્લોય કન્ફ્યુઝનમાં આવી જશે કે ભાઈ કયા બોસનો ઓર્ડર છે તે મેં ફોલો કરું, એકનું પણ એ કામ નહીં કરી શકે। મીન્સ યુનિટી ઓફ કમાન્ડ એટલે શું? કામ કરવા માટે એક જ બોસ જોઈએ। દરેકને એમ્પ્લોયને ખબર હોય કે મારે આ બોસ પાસેથી ઓર્ડર લેવાનો છે અને મારે ફીડબેક પણ આને જ આપવાનો છે, એટલે યુનિટી ऑफ कमांड। चलो फिफ्थ टॉपिक है आपका कौन सा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कौन सा टॉपिक है? फिफ्थ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स क्या? ध्यान रखना, हेवल सजेस्टेड दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक प्लान के लिए कंपलसरी एक ही हेड होना चाहिए। मीन्स एक प्लान માટે એક જ બોસ હોવો જોઈએ। दैट इज सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सिमिलर पर्सन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। मीन्स सिमिलर एक्टिविटी सिमिलर पर्सन જ કરવો જોઈએ અને બધાનો ઓબ્જેક્ટિવ પણ કેવો હોવો જોઈએ? સિમિલર હોવો જોઈએ। આમાંથી એમસીક્યુ પૂછાય છે દર વર્ષે ફ્રેન્ડ્સ। આ જો તમને વન હેડ વન પ્લાન આપે ને તો યુનિટી ઓફ કમાન્ડ, સોરી યુનિટી ઓફ ડાયરેક્શન, બરાબર? દોરવણીની એક વાક્યતા, બરાબર? અને જો તમને વન બોસ આપે, વન પ્લાન વન બોસ એવો વર્ડ આપ્યો તો પછી યુનિટી ઓફ કમાન્ડ એક ધ્યાન રાખવાનું છે। આમાંથી કન્ફ્યુઝન થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, દર વખતે માર્ક્સ જાય છે, એટલે તમને કહું છું આ શબ્દ આપેલો છે વન હેડ એન્ડ વન પ્લાન તો પછી અહીંયા તમારો આવશે શું? યુનિટી ઓફ ડાયરેક્શન। ઓકે, અને વન હેડ ખાલી વન બોસ આપેલું હોય કે વન સુપીરિયર આપેલું હોય તો એ તમારો આવશે યુનિટી ઓફ કમાન્ડ। होगा क्लियर? चलो टॉपिक नंबर 6 कौन सा है? सबऑर्डिनेट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ध्यान रखना, दो टाइप के इंटरेस्ट आपको मैनेजमेंट में दिखने को मिलेगी, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा और दूसरा जनरल इंटरेस्ट होगा। इंडिविजुअल इंटरेस्ट એટલે વ્યક્તિગત અને जनरल इंटरेस्ट એટલે આખા કંપનીનો। ધ્યાન રખना, when there is conflict between individual objective and general objective, more importance should be given to the objective of organization। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सबऑर्डिनेट के बीच में, मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव के बीच में जनरली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ओके, तो जनरली मैनेजमेंट को किसको इम्पोर्टेंस देना है? तो जनरल ऑब्जेक्टिव को। ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ने बहुत इम्पोर्टेंस आपसे नहीं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट होय, बराबर, पण जो બંને વચ્ચે કોન્ફ્લિક્ટ થયું તો પછી ઇમ્પોર્ટન્સ સૌથી પહેલા કોને આપવામાં આવશે? जनरल ऑब्जेक्टिव। होगा क्लियर? ओके, तो ये 6 पॉइंट आज देखते हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं रखेंगे, कल मैं आपको समझाऊंगा तो ये पॉइंट सारे मैं आपको रिवाइज करा ही दूंगा। होगा क्लियर? मीन्स आज 6 पॉइंट रखते हैं, टोटल 14 पॉइंट है, तो डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ओके, मिलते हैं।